नमस्कार, गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को, वेरी गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरी? ऑल क्लियर। ओके, कैसे हैं सभी? सबका स्वागत है आज की क्लास में। कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी स्टडी? किसी का कोई सवाल है जो हमने पीछे पढ़ा है पिछले दिनों में? किसी का कोई भी सवाल है पढ़े हुए से? ना पढ़े हुए से भी है तो बता सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल, किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कुछ क्लियर करना है? सही चल रही है, ओके, वेरी गुड। किसी का कोई भी सवाल है आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे चलेंगे। सब कुछ कुशल से हैं, गुड, ओके। चलें फिर हम चलते हैं आगे। बकरी नाटक पढ़ रहे थे हम कल, थोड़ा सा उसमें से शुभ संध्या। बकरी नाटक से थोड़ा सा कुछ स्लाइड्स और हैं जो पढ़ानी है मुझे आपको, तो पढ़ा करके हम फिर अगले नाटक पर चलेंगे, ठीक है? तो आप सभी बने रहें क्लास में और कॉपी पेन अपने साथ रखें। जो इंपॉर्टेंट बताती हूँ उसे नोट करते चलेंगे। जो भी आपको लग रहा है कि ये नोट करने वाला है उसे नोट करते चलेंगे। और किसी का कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं। किसी ने कोई सवाल नहीं किया है तो चले हम पढ़ाई शुरू करते हैं ना। यह बकरी दूध देने वाली और घास चरने वाली नहीं है। बकरी नाटक जो हमने पढ़ा था उसके आगे, यह तो धन, कुर्सी और प्रतिष्ठा देती है। सामान्य बकरी को गांधी का बकरी, गांधी की बकरी मानकर अंधविश्वासी लोग देवी की तरह पूजते हैं। स्वयं भूखे रहकर देवी पर चढ़ावा चढ़ाते हैं। गांव वाले अज्ञान और अंधविश्वास के कारण बेवकूफ बन जाते हैं और उनका शोषण होता है। सर्वेश्वर दयाल जी का यह नाटक वर्तमान का सही दस्तावेज है। उनका यह नाटक हमारे जीवन के यथार्थ से जुड़ा है। जनता को छलने के लिए राजनीतिज्ञों द्वारा अपनाए गए हथकंडों का पर्दाफाश बकरी नाटक में किया गया है। थोड़ा सा इसका सारांश देखेंगे कुछ आसान तरीके से। नट जो है इसमें विद्रोही है। नट नटी से इसका नट नटी के संवाद से इस नाटक की शुरुआत होती है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। नट जो है वो विरोधी प्रवृत्ति का है या फिर विद्रोही प्रवृत्ति का है। उसे मंगलाचरण पर यकीन नहीं है। सारी मंडली मंगलाचरण गाना शुरू करती है और नट चुप रहता है। नटी की आंखें तरेरने पर वह गाता है, पर उसे राजनीतिक संदर्भ से जोड़ देता है। गायन शैली कौन सी है? नौटंकी। तो नौटंकी शैली में है, ये उत्तर प्रदेश की नौटंकी शैली, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब है नटी संवेद। दोहा, सदा भवानी दाहिने, सन्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये कौन कह रहा है? नटी, ठीक है? इंपॉर्टेंट है ये भी। पांच देव सम पांच दल, लगी ढोंग की रेस, जिनके कारण हो गया देश आज परदेश। फिर नटी चबोला। चबोला मतलब ये कुछ जो चौबोला एक छंद है, ठीक है? जैसे यहाँ पर और भी छंद हैं इसमें, अभी मैं आगे बताऊंगी आपको, ठीक है? चौबोला जो है एक छंद है। करुण स्वांग प्रारंभ बकरी, बकरी होगा ये,
हमको मातु तुम्हारो मझधारों के बीच भंवर में डोंगा पड़ो हमारो। ये भी छंद है। कंठ में अग्नि भर लो, सारी कायरता जड़ता, जन जन के संशय को हरती जाती, दीन को दानव को दो दिन को नष्ट कर देती। नट, बोर्ड मुक्ति की हो अभिलाषा, जगे समता की भाषा, तुम्हारे पद से नाउ अभिनव, रूपना के तेरे चरणन फूल चढ़ाऊं। मतलब नट का ये गाना है, तो इसमें कुछ गीत हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। बहरे तबील, ऐसा तबील भी जो है वो छंद है। ऐसा नाटक तू हमसे कराए है क्या, जिसमें आती कहीं तुमको नजर ही नहीं। तुक, बकरी नाटक में 3 डाकू, एक सिपाही और एक गरीब औरत पात्रों के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। बकरी नाटक में 3 डकैत कौन कौन, दुर्जन सिंह, करमवीर सिंह और सत्यवीर की कहानी है, जिन्हें एक दिन भिश्ती का एक गीत बकरी को भिश्ती एक गीत गाता है। क्या गाता है, यहां से गीत शुरू होता है। बकरी को क्या पता था, मशक बनकर रहेगी, सुनकर एक तरकीब सूझती है उसको। ठीक है, भिश्ती का मतलब, जो भिश्ती होता है मशक से पानी ढोने वाला व्यक्ति। ठीक है, मशक जो है वो क्या होती है, चमड़े की बनी पानी भरने की एक थैली होती है। ये चमड़ा अक्सर बकरी की खाल का बनता है। वह अपने साथी को बकरी का इंतजाम करने को कहते हैं। साथी जो है वो गरीब महिला विपत्ति की बकरी चुरा कर ले आता है। गुड इवनिंग शीला। जब वह निर्धन और अपनी बकरी वापस मांगने को जब वह निर्धन अपनी बकरी मांगने को इसके पास आती है, तो ग्रामीणों की उनकी अंधश्रद्धा का अनुचित लाभ उठाकर अपने षड्यंत्र में शामिल कर वे उस पर सार्वजनिक संपत्ति को अपनाने का आरोप लगाकर जेल भेज देते हैं। तो उस बकरी को क्या कहते हैं कि वो तेरी पर्सनल नहीं है, वो क्या है, सार्वजनिक संपत्ति है, क्योंकि वो गांधी जी की बकरी है। और भोली भाली जनता से उस बकरी को पुजवाते हैं। तो मतलब भोली भाली जनता क्या कर रही है, पूजा कर रही है उस बकरी की। फिर वह प्रचारित करते हैं कि इस बकरी की माँ गांधी जी की बकरी थी। मतलब जो बकरी उन्होंने विपत्ति की पकड़ करके लाई थी, उस बकरी की माँ जो है वो गांधी जी की बकरी थी, और इस बकरी में दैवीय शक्ति है। तीनों डकैत नेता बन जाते हैं और बकरी के नाम पर एक आश्रम स्थापित करते हैं। जनता के कल्याण के लिए बकरी शांति प्रतिष्ठान, बकरी संस्थान, बकरी सेवा संघ, बकरी मंडल आदि संस्थाओं की स्थापना करते हैं। फिर शुरू होता है गांव वालों को लूटने का सिलसिला। भोले भाले ग्रामीण बकरी के नाम पर खूब दौलत लुटा देते हैं। बकरी जितना दो सकती थी उतना ये दुर्जन दो लेते हैं। अंत में बकरी की पूंछ पकड़कर ही चुनाव की वैतरणी पार करना चाहते हैं। करमवीर चुनाव लड़कर मंत्री बनने की योजना बनाता है। ग्रामीणों को डरा धमकाकर सभी वोट अपने पक्ष में दिलवा लेते हैं। गुड इवनिंग मोनिका। करमवीर चुनाव लड़कर मंत्री बनने की योजना बनाता है। ग्रामीणों को डरा धमकाकर सभी वोट अपने पक्ष में डलवा लेते हैं। ये पीछे भी रिपीट है। इसके बाद डकैत करमवीर चुनाव लड़ता है और जीत भी जाता है। सारा समाज विसंगतियों का शिकार होता है। एक युवक इन विसंगतियों का विरोध करता है, वह जनता को उत्तेजित करता है और नाटक को एक समाधान की ओर ले जाना चाहता है। फिर एक पढ़ा लिखा युवक उनकी असलियत ग्रामीणों को बताता है। धीरे धीरे ग्रामीणों को समझ में आने लगता है कि चांडाल चौकड़ी उन्हें गुमराह कर लूट रही है। ग्रामीण उनके विरोध में उतर आए और जेल भिजवाकर ही दम लिया। नाटक का दुर्जन सिंह पात्र दुनिया को चरागाह समझता है, पर शोषितों के अंदर की आग को वह नहीं देख पाता। तमाम कोशिशों के बाद जब विपत्ति को बकरी वापस नहीं मिलती और साबित हो जाता है कि चुनाव जीतने की खुशी में उसका गोश्त पक गया, तो अंततः जन विद्रोह फूट पड़ता है और राजनीतिज्ञों के भेष में छिपे लुटेरे एवं आतंकवादी बोध लिए जाते हैं। जनता की अदालत उसका फैसला करेगी। विद्रोह की विजय के साथ नाटक समाप्त हो जाता है। नाटक में गांधी जी की बकरी का परिचय। यह 55 करोड़ की बकरी है, 20 रुपए की नहीं। कितनी की बकरी है? 55 करोड़ की। गुड इवनिंग वंशिका। महत्वपूर्ण बिंदु, बकरी प्रगतिशील जनवादी चेतना युक्त नाटक है। इसमें सत्ता मूलक शोषण और आम आदमी की विडंबनाओं का यथार्थ चित्रण नाटककार ने किया है। दुर्जन, करमवीर और सत्यवीर
आधुनिक नेताओं के प्रतीक हैं, जो सिपाही उनका मात्र रक्षक है। तो सिपाही उनका मात्र रक्षक है। इसमें भारत सुरक्षा अधिनियम, निवारक, नजरबंदी कानून आदि पर भी व्यंग्य किया गया है। गुड इवनिंग मेघा। हिंदी नाटक के आधुनिक दौर में विस्तार प्राप्त विद्रोही चेतना का एक हास्य व्यंग्यात्मक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बकरी में प्राप्त होता है। मानव का स्वार्थ सब प्रकार की सीमाओं को लांघ कर गैर मानवीयता की किस सीमा तक पहुंच गया है, इसका सशक्त व्यंग्यात्मक चित्रण इस नाटक में किया गया है। कोणार्क में जिस प्रकार सत्ता मोह देश और जनता के सर्वनाश में परिणत होता है, उसी प्रकार बकरी में आर्थिक मोह और राजनीतिक महत्वाकांक्षा। कोणार्क किसका नाटक है? कोणार्क सुरेंद्र वर्मा का शायद। साधारण लोगों के धार्मिक विश्वासों का अवांछनीय लाभ उठाकर समाज के धार्मिक एवं नैतिक अधपतन का हेतु बन जाता है। यह समकालीन राजनीतिक जीवन की एक प्रामाणिक दस्तावेज है। जीवन का एक प्रामाणिक दस्तावेज है। स्वातंत्र्योत्तर यानी कि स्वतंत्रता के बाद भारत में पिछले 50 वर्ष से भारतीय जनता, विशेषकर ग्रामीण जनता को जिन हथकंडों के द्वारा छला गया है, वे सारी बातें इस नाटक के द्वारा हमारे सामने लाई गई हैं। अभ्यंतर प्रश्नों के अनुसार आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर रहे हो शीला? इस नाटक में बकरी सभी कामनाएं पूर्ण करने वाले कामधेनु और सभी दुखों को दूर करने वाली देवी का प्रतीक है। बकरी, इस नाटक में बकरी क्या है? सभी कामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु और सभी दुखों को दूर करने वाली देवी का प्रतीक है। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसको दैवीय बकरी माना जाता है। अच्छा, ठीक है। बकरी के माध्यम से भारत में अनपढ़ ग्रामीणों के मन में देवी देवताओं और महापुरुषों, बकरी के माध्यम से भारत में अनपढ़ ग्रामीणों के मन में देवी देवताओं और महापुरुषों से जुड़ी किसी भी वस्तु के प्रति अविवेकपूर्ण अंधश्रद्धा पर व्यंग्य किया गया है। धर्मांधता और महापुरुष के प्रति अंधश्रद्धा का फायदा उठाकर ठग, लुटेरे और ढोंगी सीधी सादी ग्रामीण जनता को किस प्रकार उल्लू बनाते हैं, उसका एक सफल नाटकीय उसकी एक सफल नाटकीय अभिव्यक्ति है। वर्तमान राजनीति पर व्यंग्यात्मक शैली में हिंदी नाटककारों ने अपने नाटकों का कथ्य बनाकर रंगमंच के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाया। बकरी नाटक समकालीन राजनीति के विदूषकीय एवं विश्वासघाती चरित्र को उजागर करता है। इस नाटक में 1970 के बाद भारत में पैदा हुई परिस्थितियों को लक्ष्य बनाया गया है। राजनीतिक क्षेत्र में के उन स्वार्थ व्यक्तियों की मनोवृत्ति व्यक्त करता है जो गांधीवादी विचारों के साथ विचारों के प्रति जनता की आस्था का लाभ उठाकर कुर्सी और प्रतिष्ठा के से चिपके हुए हैं। डॉक्टर जयदेव तनेजा बकरी नाटक पर विचार करते हुए लिखते हैं कि बकरी आम आदमी की पीड़ा को आम आदमी की भाषा में आम आदमी के सामने प्रस्तुत करने वाला हिंदी का एक महत्वपूर्ण नाटक है। बकरी नाटक में उस गरीब और निरीह जनता का प्रतीक है जिससे तथाकथित गांधीवादी नेता पहले पैसा दूते हैं, फिर वोट दूते हैं और फिर कुर्सी, है ना? पहले पैसा मिलता है, फिर वोट, फिर कुर्सी मिल जाती है। डॉक्टर जयदेव तनेजा बकरी नाटक पर विचार करते हुए लिखते हैं कि बकरी आम आदमी की पीड़ा को आम आदमी की भाषा में, अच्छा ये भी रिपीट हुआ है, ये इनका कथन याद रख लेना जयदेव तनेजा का, राजनीतिक चुनाव संबंधी हथकंडों का जाल बन गई है। जो डाकू है वही आगे चलकर नेता बन जाते हैं, है ना? तो मतलब ये पूरा व्यंग्य इसमें किया गया है और नौटंकी शैली है, ध्यान देंगे। नेता लंबे भाषण देता है और झूठे वायदे करता है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के इस नाटक को पहली बार जन नाट्य मंच द्वारा 13 जुलाई 1976 को दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में खेला गया था। सॉल्व पेपर में 5 बताया गया है। कौन से उससे सॉल्व कर रहे हो आप? कौन सी बुक है आपके पास? इस नाटक की रचना उत्तर प्रदेश की नौटंकी शैली में की गई है। इसमें दोहा, चौबोला, बहरेत बील, कहरवा आदि छंदों का प्रयोग किया गया है। हो सकता है आपको ये छंदों के नाम ही दे दे और फिर बोले कि इन छंदों का प्रयोग किस नाटक में हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि बकरी नाटक में। रंगमंच की दृष्टि से यह नाटक मुक्तकाशी रंगमंच की परंपरा का निर्वाद करती है।
निर्वाह करती है। राजनीतिक व्यंग्य का नाटक है ये, जनवादी चेतना का नाटक है, आम आदमी की व्यथा की कहानी है इसमें, और आम आदमी का प्रतीक है बकरी, और भ्रष्टाचार और विसंगति का भी इसमें चित्रण किया गया है। ईश्वर के नाम पर लोगों के मन में जो श्रद्धा उपजती है उसका वर्णन किया गया है। गांधी के नाम पर सत्ता तो हथिया लेते हैं, लेकिन उनके सिद्धांतों को किस तरह मिटिया-मेट करते हैं उसका वर्णन किया गया है। ग्रामीण जनों की जागृति के उद्देश्य से लिखा गया है ये, मतलब कि जैसे गाँव के लोग क्या होते हैं, अंधविश्वास में फँसे रहते हैं, है ना? तो उनको जागृत करने के उद्देश्य से यह नाटक लिखा गया था। जिस तरह से इस नाटक में भी दिखाया गया है कि ग्रामीण लोग जो हैं सच में ऐसा समझते हैं कि अरिहंत की जुलाई, अच्छा। तो इसमें क्या है, जो ग्रामीण लोग हैं वो पूरे अंधविश्वास में फँस जाते हैं। जैसा उनको बताया जाता है गांधी जी की बकरी है और दैवीय शक्ति है इसके अंदर, तो इसकी पूजा करो। तो ग्रामीण लोग जो हैं, क्योंकि ग्रामीण लोगों में ज़्यादा निरक्षरता पाई जाती है, तो अब बेचारे उनको इतनी नॉलेज नहीं है, तो वो क्या करते हैं, पूजा करना शुरू कर देते हैं उस बकरी की, है ना? और लोग जो है गांधी जी की बकरी कह करके लोगों को मतलब वो अ, राजनीति में क्या करते हैं, वोट हासिल कर लेते हैं और कुर्सी हासिल कर लेते हैं। 1975 में आपातकाल से 1 वर्ष पहले यह नाटक प्रकाशित हुआ था। नाटक के संबंध में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का कथन, यह नाटक हमारी स्वाधीनता की तलछट का चित्र है। वह तलछट जो समय बीतने के साथ गहरी होती गई। मैंने कल भी शायद आपको बताया था, इंपॉर्टेंट कथन है। किसका है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का कथन है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। नमस्ते पल्लवी। अ, यह नाटक इब्राहिम अलका जी के साथ बातचीत के बाद लिखा गया था कि हिंदी में आम आदमी का समसामयिक नाटक नहीं है। यह नाटक ना लिखा जाता यदि हिंदी में कोई ऐसा नाटक होता जिसमें जन चेतना को लोक भाषा और लोक रूपों के माध्यम से सामाजिक अन्याय के साथ जोड़ने का एक नया व्याकरण देखने को मिलता। और ये नाटक नहीं लिखा जाता यदि हिंदी के तथाकथित श्रेष्ठ नाटक बड़े प्रेक्षक ग्रहों, भारी तामझाम और विद्वत प्रेक्षक समाज के मोहताज ना होते। तीसरा पॉइंट, यदि हिंदी के नाटककार यश पार्थी ना होकर आम आदमी की पीड़ा आम आदमी की जबान में आम आदमी के बीच ले जाना हिंदी रंगमंच के लिए आज अनिवार्य मानते। यह नाटक जितना ही गांव, कस्बों, मजदूर बस्तियों और स्कूल कॉलेजों में खेला जाएगा उतना ही इसका उद्देश्य पूरा होगा। तो अब है स्कंदगुप्त नाटक। ठीक है, बकरी नाटक यहाँ पर हमारा पूरा होता है और उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। तो अब हम चलते हैं स्कंदगुप्त नाटक पर। स्कंदगुप्त नाटक 1928 में प्रकाशित एक ऐतिहासिक नाटक है। तो पहले आपको याद रखना है कि ये ऐतिहासिक नाटक है। स्कंदगुप्त नाटक में गुप्त वंश के सन 455 से लेकर 466 तक के 11 वर्षों का वर्णन है। इस नाटक में लेखक ने गुप्तकालीन संस्कृति, इतिहास, राजनीतिक संघर्ष होना चाहिए यहाँ, पारिवारिक कलह एवं षड्यंत्रों का वर्णन किया गया है इसमें। स्कंदगुप्त हूणों के आक्रमण से हूण युद्ध की समाप्ति तक की कहानी है। गुप्त वंश का समय 275 ईस्वी से 540 ईस्वी तक रहा। यह नाटक देशभक्त, वीर, साहसी, प्रेमी स्कंदगुप्त विक्रम आदित्य के जीवन पर आधारित ऐतिहासिक नाट्य कृति है। नाटक का आरंभ स्कंदगुप्त के इस कथन से होता है, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। नाटक का आरंभ किसका कथन है? ये स्कंदगुप्त का कथन है। ठीक है, और ये बहुत बार पूछा गया है, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं इसका कथानक यानी कि इसका सार देखते हैं क्या है। स्कंदगुप्त का इतिहास। स्कंदगुप्त भारत में 3री से 5वीं सदी तक राज्य करने वाले गुप्त वंश के शासक थे। कुछ लोगों का मानना है कि ये 8वें और अंतिम महान शासक थे। स्कंदगुप्त ने जितने सालों तक शासन किया उतने ही वर्षों तक मध्य एशिया के कबीलाई हूणों से लड़ाई भी लड़ी और वे जीते भी थे। यह भी कहा जाता है कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में जनता में कोई विद्रोह नहीं हुआ था। क्या कहा जाता है कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में जनता में कोई विद्रोह नहीं हुआ था और ना ही कोई व्यक्ति बेघर हुआ था।
वे बहुत ही संयमी तरीके से शासन कार्य करते थे। अपने कुशल नेतृत्व व योग्यता की बदौलत ही स्कंदगुप्त ने हुणों और पुष्यमित्रों को लड़ाई में पराजित किया, जिसके कारण उन्हें विक्रम आदित्य की उपाधि मिली। ठीक है, वो मतलब एक अच्छे शासक थे, तो इनको उनको विक्रमादित्य की उपाधि मिली। अब देखते हैं इस नाटक का उद्देश्य क्या है। पहला, बाहरी लोगों से लड़ने के पश्चात विजयी होने पर सांस्कृतिक विजय। दूसरा है गुप्त साम्राज्य जब बिखर रहा था, उस अवसर पर स्कंदगुप्त के रूप में एक वीर नायक का आना। जब गुप्त साम्राज्य बिखर रहा था, उस अवसर पर स्कंदगुप्त के रूप में कौन आया? वीर नायक। इसके द्वारा अंग्रेजों के पराधीन तत्कालीन समाज को एक रास्ता दिखाना। डॉक्टर बच्चन क्या कहते हैं कि वास्तविकता तो यह है कि वे वर्तमान में अपने समसामयिक समस्याओं के बिंदु से अतीत को देखते और भविष्य को परिकल्पित करते हैं। अतीत, वर्तमान और भविष्य उनके लिए अखंड, एक कालिक और अविभाज्य है। तो डॉक्टर बच्चन का ये कथन ध्यान देंगे। दशरथ ओझा क्या कह रहे हैं कि इस नाटक में मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचने का एक मार्ग दिखाया गया है, जिसे भागवत धर्म कहते हैं। प्रोफेसर वासुदेव के शब्दों में प्रसाद जी ने भारतीय इतिहास के इन गौरवपूर्ण पृष्ठों को नाटक का रूप केवल इसलिए नहीं दिया कि वह इसके माध्यम से अतीतकालीन भारतीय संस्कृति का गुणगान करना चाहते थे, अपितु उन्होंने अतीत के माध्यम से वर्तमान का अध्ययन किया है, समसामयिक समस्याओं को उठाया है, मतलब कि उस समय की जो समस्याएं थी और उनका समाधान भी प्रस्तुत किया है, तथा अनागत के लिए संदेश भी दिया है, मतलब आगे आने वाली बातों के लिए जो अभी तक हुई नहीं है। बीच बीच में कुछ कुछ पूछते भी जाइएगा। पूछूं क्या? अभी तो पढ़ा लेती हूँ फिलहाल, है ना? बीच में क्या ही पूछूं फिर। हाँ जी, जयशंकर प्रसाद का है। जब तक आप पढ़ नहीं लेंगे तो फिर आप जवाब भी कैसे देंगे? आपको पहले पढ़ा होना चाहिए, तभी तो जवाब दे पाओगे ना। नाट्य रचना के प्रयोजन के संबंध में जयशंकर प्रसाद जी ने खुद विशाख की भूमिका में लिखा है। कहाँ लिखा है इन्होंने? विशाख। विशाख इनका नाटक है दूसरा, इसकी भूमिका में लिखा है, इतिहास का अनुशीलन किसी भी जाति को अपना आदर्श संगठित करने के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। मेरी इच्छा भारतीय इतिहास में अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराना है, जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का प्रयत्न किया है। नाटक की ऐतिहासिकता, कथा वस्तु के आधार पर प्रसाद जी क्या कह रहे हैं कि पात्रों की ऐतिहासिकता के विरुद्ध चरित्र की दृष्टि जहां तक संभव हो सकी है वही होने दिया गया है, फिर भी कल्पना का अवलंब लेना ही पड़ा, केवल घटना की परंपरा ठीक करने के लिए। उनके अनुसार उन्होंने कल्पना का सहारा उतना ही लिया है जिससे कहानी को आगे बढ़ाया जा सके। मीन्स थोड़ी थोड़ी कल्पनाओं का भी इसमें इस्तेमाल किया गया है, बट उतना ही कि नाटक को या कहानी को आगे बढ़ाया जा सके। सारे विद्वान भी इससे सहमत हैं। डॉक्टर नगेंद्र क्या कह रहे हैं? जयशंकर प्रसाद के नाटकों में पौराणिक युग के जन्मेजय का नाग यज्ञ से लेकर हर्षवर्धन युग राजेश्वरी तक के भारतीय इतिहास की गौरवमय झांकी देखने को मिलती है। तो जयशंकर प्रसाद का पौराणिक नाटक कौन सा है? जन्मेजय का नाग यज्ञ। आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में पूछा जाता है। और हर्षवर्धन युग का जिसमें वर्णन किया गया है उसका नाम है राजेश्री, ये भी जयशंकर प्रसाद का ही नाटक है। तो बता रहे हैं कि डॉक्टर नगेंद्र क्या बता रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों में पौराणिक युग के जन्मेजय का नाग यज्ञ से लेकर हर्षवर्धन युग राजेश्री तक के भारतीय इतिहास की गौरवमयी झांकी देखने को मिलती है। तो मतलब भारतीय इतिहास को इसमें प्रस्तुत किया गया है और गौरवमयी इतिहास को प्रस्तुत किया गया है। तो डॉक्टर रामचंद्र तिवारी क्या कह रहे हैं कि प्रसाद के नाटक ऐतिहासिक तथ्यों की रक्षा करते हुए भी सांस्कृतिक वातावरण उपस्थित करने में पूर्णतः सफल हैं। तो प्रसाद के नाटक ऐतिहासिक तथ्यों की रक्षा करते हुए, मतलब कि इतिहास के तथ्य इसमें सुरक्षित है और सांस्कृतिक वातावरण उपस्थित करने में भी ये सफल है। इनके नाटक, उसमें राष्ट्रीय चेतना हर जगह देखी जा सकती है, तो राष्ट्रीय चेतना को भी इन्होंने प्रस्तुत किया है। रामचंद्र शुक्ल जी क्या कह रहे हैं इनके बारे में कि हमारे वर्तमान नाटक क्षेत्र में हमारे अच्छा, डॉक्टर जयशंकर प्रसाद है ना, डॉक्टर नाटककार बहुत ऊंचे स्थान पर दिखाई पड़े। स्वर्गीय जयशंकर प्रसाद जी और श्री हरिकृष्ण प्रेमी दोनों की दृष्टि में ऐतिहासिक काल की ओर रही, दोनों की दृष्टि।
तो मतलब दोनों ने ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। किस किसने? हरिकृष्ण प्रेमी भी ने भी। अगर आपको पूछा जाए कि हरिकृष्ण प्रेमी किस प्रकार के नाटककार हैं, तो किस नाटककार की श्रेणी में आएंगे ये? ऐतिहासिक नाटककार की श्रेणी में आएंगे। ठीक है। और जयशंकर प्रसाद भी। इस तरह के प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। प्रसाद जी ने अपना क्षेत्र हिंदू काल के भीतर चुना और प्रेमी जी ने मुस्लिम काल के भीतर। तो ये शुक्ल का कथन है। ठीक है। तो प्रसाद जी ने किन पर लिखा? हिंदुओं के ऊपर। और हरिकृष्ण प्रेमी ने किसके ऊपर लिखा? मुस्लिमों के ऊपर। तो मतलब दोनों ने अलग अलग उसको चुना है, मतलब काल को, अलग अलग काल को चुना है लिखने के लिए, लेकिन ऐतिहासिक, मुस्लिम ऐतिहासिक और हिंदू ऐतिहासिक। ठीक है। प्रसाद के नाटकों में स्कंदगुप्त श्रेष्ठ है और प्रेमी के नाटकों में रक्षाबंधन। तो प्रसाद के नाटकों में जो हम पढ़ रहे हैं अभी स्कंदगुप्त, ये श्रेष्ठ माना जाता है सारे नाटकों में। तो बहुत सारे नाटक इन्होंने लिखे हैं, लेकिन सब सर्वश्रेष्ठ कौन सा माना जाता है? स्कंदगुप्त। और हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों में कौन सा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? रक्षाबंधन। और शुक्ल का कथन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे ही ध्यान रख लेना, सारे इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं फिर से डॉक्टर बच्चन के कथन पर। उन्होंने कहा कि जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटकों के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक परंपरा और नई जातीय जीवन की जो प्रतिष्ठा की, उससे हमारी अस्मिता को एक सर्जनात्मक आकार मिला। पात्रों के आधार पर देखते हैं, जयशंकर प्रसाद के शब्दों में स्कंदगुप्त विक्रमादित्य होना प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध होता है। मातृगुप्त कालिदास और धातुसेन को भी साक्ष्यों के आधार पर जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक पात्र माना है। तो मातृगुप्त जो है इसमें वो कालिदास है ऐतिहासिक पात्र। भीम वर्मा, चक्रपाणी, पर्णदत्त, शर्वनाग, पृथ्वीसेन, खिंगिल, प्रख्यात कीर्ति, भीम वर्मा दोबारा से आ गया, गोविंद गुप्त आदि सभी ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। तो इसमें कौन कौन ऐतिहासिक पात्र हैं, उनके नाम यहां से यहां तक दिए हुए हैं पूरे, जो कि आपको ध्यान रखने हैं। प्रसाद जी ने केवल दो पात्रों को कल्पित माना है। कौन कौन? प्रपंच बुद्धि और मुद्गल। ठीक है। तो दो पात्र कल्पित हैं इसमें, जिनको प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी ने खुद ही माना है कल्पित, काल्पनिक मतलब। और ये तो ऐतिहासिक पात्र हैं ही। ठीक है। तो और दो पात्र इसमें कौन से हैं? काल्पनिक हैं, प्रपंच बुद्धि और मुद्गल। स्त्री पात्रों में स्कंद की जननी का नाम मैंने देवकी रखा है। कौन बोल रहे हैं? जयशंकर प्रसाद। स्कंद की जननी यानी कि स्कंदगुप्त की माता, माता या फिर माँ, क्या नाम रखा है? देवकी। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। स्कंदगुप्त के एक शिलालेख में हत्तरिपुरेव कृष्णो देवकिम अभ्येतु पेत मिलता है। तो मतलब ये पूरा बताया हुआ है कि देवकी रखा है उनका नाम। संभव है कि स्कंद की माता का नाम देवकी से ही कवि को यह उपमा सूझी हो। अनंत देवी का तो स्पष्ट उल्लेख पुरगुप्त की माता के रूप में मिलता है। यही पुरगुप्त स्कंदगुप्त के बाद शासक हुआ है। देवसेना और जयमाला वास्तविक और काल्पनिक पात्र दोनों हो सकते हैं। तो देवसेना और जयमाला दोनों को किस में रखा है? वास्तविक और काल्पनिक दोनों पात्रों में रखा है इनको। ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और विजय, कमला, रामा और मालिनी जैसी दूसरी नामधारी स्त्रियों को भी उस काल में संभावना है तब भी ये कल्पित है। कहानी भी ऐतिहासिक पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है। स्कंदगुप्त नाटक में कुल 5 अंक हैं। कितने अंक हैं? 5 अंक हैं। 33 दृश्य हैं। और गीतों की संख्या कितनी है? 17। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। स्कंदगुप्त नाटक में 5 अंक हैं, 33 दृश्य हैं और कितने गीत हैं? 17 गीत हैं। प्रथम अंक में 7 दृश्य हैं, दूसरे अंक में 7 दृश्य हैं, तीसरे अंक में 6 दृश्य हैं, चौथे अंक में 7 दृश्य हैं और पांचवें अंक में 6 दृश्य हैं। ठीक है। 5 अंक हैं और कितने कितने दृश्य हैं? पहले में 7, दूसरे में 7, तीसरे में 6, चौथे में 7 और पांचवें में 6। नाटक के पात्र, पुरुष पात्रों की संख्या 17। संख्याओं को भी याद रखना क्योंकि आजकल ऐसे भी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। स्कंदगुप्त, युवराज विक्रम आदित्य। स्कंदगुप्त नाटक देश प्रेमी, नीतिज्ञ, स्वाभिमानी। युवराज विक्रमादित्य देश प्रेमी है, नीतिज्ञ है, स्वाभिमानी है, वीर योद्धा है और स्त्रियों का सम्मान करने वाले हैं। कुमार गुप्त इसमें पात्र हैं जो मगध का सम्राट है और महादंड नायक है।
गोविंद गुप्त है इसमें जो कुमार का भाई है। पर्णदत्त है इसमें जो मगध का महानायक है। चक्रपालिक है इसमें जो पर्णदत्त का पुत्र है। बंधु वर्मा है जो मालव का राजा है। भीम वर्मा जो बंधु वर्मा का भाई है। और मातृगुप्त जो है वो काव्यकर्ता कालिदास है। ये ऐतिहासिक पात्र हैं जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि मातृगुप्त कौन है, इसमें कालिदास है ऐतिहासिक पात्र। प्रपंच बुद्धि बौद्ध कापालिक है। शर्वनाग अंतर्वेद का विषयपति है। कुमारदास धातुसेन ये सिंगल का राजकुमार है। पुरगुप्त जो है वो कुमारगुप्त का छोटा भाई है। भट्टार्क नवीन महाबलाधिकृत। और पृथ्वीसेन मंत्री कुमारमात्य। और खिंगिल कौन है? हूण का हूण आक्रमणकारी। मुदगल कौन है? ये विदूषक है। प्रख्यात कीर्ति लंकाराज कुल का श्रमण महाबोधि विहार। स्थविर महाप्रतिहार महादंडनायक नंदीग्राम कदंडनायक प्रहरी सैनिक आदि ये और भी इसमें पात्र हैं। अब स्त्री पात्रों में देखते हैं कौन कौन है। देवकी जो है वो कुमारगुप्त की बड़ी रानी है और स्कंदगुप्त की माता है, जो हमने पीछे भी देखा था कि जयशंकर प्रसाद क्या कह रहे हैं कि स्कंदगुप्त की जननी का नाम मैंने क्या रखा है? देवकी। अनंत देवी कुमारगुप्त की छोटी रानी है और पुरगुप्त की माता है। जयमाला जो है वो बंधु वर्मा की स्त्री है और मालव की रानी है। देवसेना जो है वो बंधु वर्मा की बहन है। विजया जो है वो मालव के धन कुबेर की कन्या है। कमला भट्टार्क की जननी। रामा शर्वनाग की स्त्री। मालिनी मातृगुप्त की प्रणयनी सखी और दासी इत्यादि। गीतों की संख्या 17 है, पीछे देख ली थी हमने। देवसेना कितने गीत गाती है? इसमें 5। देवसेना कितने गीत गाती है? 5। और विजया कितने गीत गाती है? 2। नर्तकियां कितने गीत गाती हैं? 2। नेपथ्य से 2 गीत आते हैं। नेपथ्य मतलब कि जो स्टेज होता है उसके पीछे से चलते हैं जो। देवसेना की सखी का एक गीत है इसमें। फिर मातृगुप्त और मुदगल का सम्मिलित स्वर से प्रार्थना गीत है एक। मातृगुप्त के 2 गीत हैं और समूह गान भी है इसमें एक, और स्कंदगुप्त का 1 गीत है। इस प्रकार से ये कुल मिलाकर के 17 गीत होते हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं कि कौन सा किसने गाया है। ठीक है, और गीत भी पूछे गए थे पिछले बार तो, है ना। नाटक में पात्रों के 3 प्रकार हैं। देव पात्र, स्कंदगुप्त, देवसेना, पर्णगुप्त और बंधु वर्मा। ठीक है, कैसे पात्र है इसमें? देव पात्र, दानव पात्र, मानव पात्र। 3 प्रकार के पात्र। देव पात्र, दानव पात्र, मानव पात्र। मतलब देव पात्र मतलब देवता, लाइक देवता, और दानव पात्र लाइक दानव, और जो मानव पात्र है मतलब इंसानी। ठीक है, तो देव पात्रों में कौन कौन है? स्कंदगुप्त, देवसेना, पर्णगुप्त और बंधु वर्मा। दानव पात्रों में भट्टार्क, प्रपंच बुद्धि, अनंत देवी और विजया। मानव पात्रों में शर्वनाग और जयमाला। स्कंदगुप्त नाटक में ऐतिहासिकता देखते हैं। मगध का गुप्त राजवंश, मालव का राजवंश, विक्रमादित्य और कालिदास। नाटक की कथा वस्तु। पहला अंक, इस अंक में गुप्त साम्राज्य में आंतरिक विद्रोह को दिखाया गया है। इस अंक में गुप्त साम्राज्य में आंतरिक विद्रोह को दिखाया गया है। कुमारगुप्त के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य की शांति व्यवस्था में अशांति होते हुए दिखाया गया है। कुमारगुप्त के शासनकाल में क्या है? गुप्त साम्राज्य की शांति व्यवस्था में अशांति होते हुए दिखाया गया। बट हमने पीछे क्या देखा था कि जब कौन है? विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त जब राजगद्दी पर बैठता है तो उस समय कोई भी व्यवस्था जो है वो अशांत नहीं होती है, शांति रहती है, कोई भी बेघर नहीं होता है ना। ये हमने अभी पीछे देखा था। लेकिन यहाँ पे क्या है पहले अंक में कि गुप्त साम्राज्य में आंतरिक विद्रोह हो रहा है और कुमारगुप्त के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य में शांति व्यवस्था जो है वो भंग हो चुकी है और अशांति हो गई है कुमारगुप्त के शासनकाल में। ठीक है, ध्यान देंगे। आगे, सम्राट की योग्यता। वीरसेन की असमय मृत्यु और विदेशियों के आक्रमण से गुप्त साम्राज्य पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। एएसआई स्थिति, हे प्रभु, ऐसी स्थिति में स्कंदगुप्त का कर्तव्य स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। पारिवारिक विद्रोह की शांति और आर्यवर्त के गौरव की रक्षा उनका प्रथम कर्तव्य बन जाता है। इसी समय पुरगुप्त, भट्टार्क और अनंत देवी की षड्यंत्रपूर्ण योजना से सम्राट की मौत हो जाती है।
साम्राज्य के परम शुभ चिंतक पृथ्वीसेन महाप्रतिहार और दंडनायक आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में स्कंदगुप्त विचलित हो जाता है, फिर भी लक्ष्य प्राप्ति करने की दिशा में वो अपनी पूरी शक्ति लगाकर जुट जाता है। नाटक के अंक ही पूछ लिए थे, तो अंक तो आपको बताए ही हैं मैंने। अंक तो बताए थे, पिछली बार भी बताए थे। प्रथम अंक में 7 दृश्य हैं। प्रथम दृश्य उज्जैनी में गुप्त साम्राज्य के स्कंधावार में स्कंदगुप्त और पर्णदत्त 4 दूत और चक्रपालिक। दूसरे दृश्य में कौन कौन है? कुसुमपुर के राज मंदिर में सम्राट कुमारगुप्त, भट्टारक, मुदगल, धातुसेन, पृथ्वीसेन आदि, बाद में अनंत देवी और नर्तकियां भी वहां पर आ जाती हैं। तीसरे दृश्य में क्या होता है? पथ में मातृगुप्त और मुदगल, बाद में कुमारदास भी आ जाता है। चौथे दृश्य में अनंत देवी की प्रकोष्ठ, कोई भी इमारत का आंगन, प्रकोष्ठ क्या होता है? कोई भी किसी भी इमारत के आंगन को कहते हैं। तो अनंत देवी के आंगन में अनंत देवी और दासी और भट्टारक भी आ जाते हैं। पांचवें दृश्य में क्या होता है? अनंतपुर के द्वार पर शर्वनाग का पहरा लगता है। छठे दृश्य में नगर के एक पथ पर मुदगल और मातृगुप्त होते हैं। सातवें दृश्य में अवंती दुर्ग में देवसेना, विजय और जयमाला फिर बंधु वर्मा का आक्रमण से उत्पन्न स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हैं। बंधु वर्मा के आक्रमण से। दूसरे अंक में स्कंदगुप्त अपने लक्ष्य के लिए प्रयासरत होता है। हमने पहला अंक देख लिया और उसमें पूरे हमने 7 दृश्य देख लिए। अब आ रहा है हमारा दूसरा अंक। ठीक है, दूसरे अंक में स्कंदगुप्त अपने लक्ष्य के लिए प्रयासरत है। जैसा हमने पीछे भी देखा था कि बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि स्कंदगुप्त जो है वो विचलित हो जाते हैं, डगमगा जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने लक्ष्य के लिए प्रयासरत हैं, हिम्मत नहीं हार रहे हैं। तो यहां पर भी वही दिखाया गया है, परंतु उसके सामने 2 समस्याएं होती हैं। एक गृह संघर्ष और दूसरा बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा करना। तो एक तो अपने घर में ही संघर्ष है और दूसरा जो है वो बाहरी आक्रमण से पूरे देश की रक्षा करनी, क्योंकि क्या है, अभी पूरे देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गृह संघर्ष का पता अनंत देवी और भटार्क के षड्यंत्रों से चलता है। इसी अंक में वे दोनों देवकी की हत्या का षड्यंत्र रचते हैं। इसी अंक में मतलब दूसरे अंक में, ठीक है, वे दोनों देवकी की हत्या का षड्यंत्र रचते हैं। उसी समय स्कंदगुप्त कुसुमपुर पहुंचकर पहले अपनी माता की रक्षा करता है। इसके बाद दुश्मनों से सामना करने के लिए वह अपनी सारी सैन्य शक्ति को एकजुट करके राज्य प्राप्त करने में सफल सिद्ध होता है। उसे राज्य की प्राप्ति होती है। दूसरी ओर उसे दुश्मनों के सामने बंदी बना लिया जाता है। तो उसे क्या होता है? राज्य की प्राप्ति होती है, दूसरी ओर दुश्मनों के सामने उसको बंदी बना लिया जाता है। दूसरे अंक में भी कितने दृश्य हैं? 7 दृश्य हैं, जैसा कि हम पूरी डिटेल पीछे देख चुके हैं। ठीक है, तो पहला दृश्य इसमें कौन कौन है? मालव में शिप्रा तटकुंज में देवसेना और विजया स्कंदगुप्त के प्रति विजय के आकर्षण का संकेत है। दूसरे दृश्य में मठ में प्रपंच बुद्धि भटार्क और शर्वनाग हैं। तीसरे दृश्य में देवकी के राज मंदिर के बाहरी भाग में मदिरोमंत शर्वनाग है। चौथा दृश्य बंदी गृह में देवकी और रामा। पांचवा दृश्य अवंती दुर्ग में बंधु वर्मा, भीम वर्मा और जयमाला, बाद में देवसेना भी आ जाती है वहां पर। छठे दृश्य में पथ में भटार्क और उसकी माता कमला। अब है 7वां दृश्य मालव की राजसभा में बंधु वर्मा, भीम वर्मा, मातृगुप्त, मुदगल, स्कंदगुप्त, गोविंद गुप्त, देव की बंधु वर्मा, जयमाला, देवसेना आदि सभी इसमें है। उसके बाद तीसरा अंक यहां से शुरू होता है। इस अंक में भटार्क, प्रपंच बुद्धि और अनंत देवी के षड्यंत्र का सामना करना, स्कंदगुप्त और मातृगुप्त के द्वारा देवसेना की रक्षा करना, पश्चिमोत्तर की सीमाओं से दुश्मनों का आक्रमण, भटार्क का धोखा देना, युद्ध भूमि में दुश्मनों से मिल जाना, भटार्क को तत्पश्चात क्षमा कर देना आदि शामिल है इसमें। तीसरे अंक में कितने दृश्य हैं? 6 दृश्य हैं। पहले दृश्य में क्या है? शिप्रा तट पर प्रपंच बुद्धि और भटार्क हैं। दूसरे दृश्य में शमशान में स्कंदगुप्त जो देवसेना और विजया के आने पर छिप जाता है। तीसरे दृश्य में मगध में अनंत देवी और पुरगुप्त, विजय और भटार्क।
चौथे दृश्य में उपवन में जयमाला और देवसेना और कुछ सखियां हैं। मतलब चौथा दृश्य उपवन का है। पांचवा दृश्य गांधार घाटी के रण क्षेत्र में बंधु वर्मा द्वारा सैनिकों का उद्बोधन। छठे दृश्य में दुर्ग के सामने कुंभकर्ण क्षेत्र है, चक्रपालिका और स्कंद फिर भट्टार के इसमें। उसके बाद चौथा अंक, इस अंक में विपरीत परिस्थितियों और षड्यंत्रों में अकेला ही जूझता हुआ दिखाया गया है। कौन? स्कंदगुप्त को। उसकी मां का स्वर्गवास हो गया, जीवन के दूसरे साधन में व्यस्तता है। भटार्क के कारण विजया और अनंत देवी में विरोध की स्थिति। शर्वनाग से प्रभावित विजया का भी देश कल्याण की भावना से प्रेरित होकर क्रियाशील होना। देवकी की मृत्यु से भटार्क को बहुत ही बड़ी शिक्षा मिलती है और वह संघर्ष से विमुख होकर रहने का संकल्प। प्रेम के क्षेत्र में भी उनके महत्वपूर्ण परिवर्तन। विजय का स्कंद से फिर आसक्त होकर हुणों से भयभीत देवसेना की सहायता करना और अनेक प्रकार की उलझनों के बावजूद भी देवसेना के अनुराग के प्रति स्कंदगुप्त को सजग बताया जाता है। चौथे अंक में 7 दृश्य हैं। पहला दृश्य प्रकोष्ठ में विजय और अनंत देवी हैं। दूसरे दृश्य में भटार के शिविर में नर्तकी का गीत। तीसरे दृश्य में कश्मीर के न्यायाधिकरण में मातृगुप्त, दंडनायक, देवव्रत और वैश्या मालिनी, जो कभी मातृगुप्त की प्रेयसी रही थी। चौथा दृश्य, इस दृश्य में धातुसेन और प्रख्यात कीर्ति हैं। पांचवें दृश्य में बिहार के समीप चतुष्पथ। छठे दृश्य में पथ में विजय और मातृगुप्त, फिर चक्रपाणी और भीमवर्मा। सातवें दृश्य में कमला की कुटी में विचित्र स्थिति में स्कंदगुप्त पराजित और निराश हो जाता है। अब आता है पांचवा अंक। 5 ही अंक है इसमें, तो ये लास्ट है। और इस अंक में भटार्क के दक्ष सैन्य संचालन के कारण विपक्ष का महत्वपूर्ण गढ़ बिखर जाता है। अनंत देवी और धर्म संघों के विरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दूसरी ओर पर्णदत्त के सहयोग से स्कंदगुप्त को धनराशि की उपलब्धि, आर्यवर्त की गौरव की रक्षा होती है। फिर रण क्षेत्र में ही पुरगुप्त को रक्त का टीका लगाकर पारिवारिक अशांति पर विजय प्राप्त करना और स्कंदगुप्त के सारे प्रयास सफल होते हुए दिखाया गया है। सामाजिक सफलता के रूप में सब कुछ पाकर भी नायक अपने व्यक्तिगत जीवन में अतृप्ति की पीड़ा से त्रस्त है। देवसेना के चरणों पर अपना सर्वस्व लुटाने वाले स्कंदगुप्त को देवसेना इसलिए उपलब्ध नहीं हो सकी क्योंकि उसे राजा के सम्मान का मालवराज के सम्मान का बड़ा ध्यान था। स्कंदगुप्त आंसू बहाता रह जाता है और स्कंदगुप्त के करुण उच्छ्वास से ही नाटक का अंत हो जाता है। पांचवें अंक में 6 दृश्य हैं। पहले दृश्य में पथ में मुद्गल का स्वागत और अनेक सूचनाएं भी मिलती हैं। दूसरे दृश्य में कनिष्क स्तूप के पास महादेवी की समाधि के निकट पर्णदत्त, फिर एक नागरिक। और तीसरे दृश्य में अत्यंत संक्षिप्त दृश्य है जिसमें वेश बदलते हुए मातृगुप्त, भीम वर्मा, चक्रपाणी, कमला, स्कंद आदि की भीड़ दिखाई गई है। चौथे दृश्य में अत्यंत संक्षिप्त दृश्य महाबोधि विहार में अनंत देवी, पुरगुप्त, प्रख्यात कीर्ति और पूर्ण सेनापति। सबसे छोटा दृश्य, मतलब बहुत अत्यंत संक्षिप्त। पांचवा दृश्य रण क्षेत्र में स्कंद, भटार्क, चक्रपाणी, पर्णदत्त, मातृगुप्त, भीमवर्मा और सेना। छठे दृश्य में उद्यान के एक भाग में अकेली देवसेना, स्वागत और वेदनापूर्ण गीत, आह वेदना मिले विदाई। तो ये वाला गीत कौन गाता है? देवसेना गाती है। आह वेदना मिले विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। अब इसमें ध्रुव स्वामिनी नाटक है और जयशंकर प्रसाद के नाटक थोड़े से मुश्किल हैं समझने के लिए, इसलिए हम इस जयशंकर प्रसाद के नाटक को अभी छोड़ देंगे फिलहाल, ठीक है। स्कंदगुप्त नाटक हमारा पूरा हुआ और उसका जो मतलब थोड़ा सारांश होगा वो मैं कल आपके लिए लेकर के आऊंगी, क्योंकि सारे नाटक हम एक साथ नहीं पढ़ेंगे इनके, क्योंकि इनके नाटक बहुत ज्यादा बड़े बड़े भी हैं और मुश्किल भी हैं। ठीक है, अगर इसमें कोई और नाटक है तो हम उसको पढ़ेंगे, अदरवाइज हम आगे दूसरी पीडीएफ फिर मैं देखती हूँ। मोहन राकेश के हमने दोनों नाटक पढ़ लिए हैं। अंधेर नगरी हमने पढ़ लिया है, भारत दुर्दशा पढ़ लिया है। इसमें यही है।
इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसका सारांश बहुत ही उसमें कल की क्लास में आपको बताऊंगी। हाँ, मैं समझा दूंगी आपको इसको कल, ठीक है। अभी फिलहाल 1 मिनट वेट करिए, मैं दूसरी पीडीएफ लगाती हूँ ना। पीडीएफ तो दी हुई है, इसकी टेलीग्राम पर पीडीएफ पड़ी हुई है। हम्म, जितने टफ है उतने इम्पोर्टेंट भी हैं। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इनसे तो सवाल आते ही आते हैं। पढ़ी तो मुझे लगा, मैंने सोचा था कि यहाँ पे रख लूंगी, लेकिन जब देखा तो 400-500 पेजेस के नाटक थे, तो यहाँ पे रख नहीं पाई मैं इस वजह से। सही है। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, तो पीडीएफ मिल जाएगी आपको इसकी। इसमें अंधा युग है, और कौन सा है, अंजू दीदी। अंजू दीदी पढ़ते हैं, चलो, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है। कोई बात नहीं, पता चल जाएगा। ऐप पढ़ देना, ऐप पर थोड़ा सा मुश्किल है, टेलीग्राम इसीलिए तो डाउनलोड करवाया हुआ है आपसे। क्यों करवाया डाउनलोड वो? ऐप पर सिर्फ क्लास की पीडीएफ मिलती है ना। उपेंद्र नाथ अश्क का अंजू दीदी नाटक। उपेंद्र नाथ अश्क जी का जन्म पहले देखते हैं, 14 सितंबर 1910 को। मृत्यु की कोई जरूरत नहीं है, 1910 इनका जन्म समय याद रखना। इसके कथन गीत सब आपको मिल जाएंगे कल की क्लास में, ठीक है। अभी इसको हमने सिर्फ उसमें पूरा किया है, अंक अंक और दृश्यों में, ठीक है। कल आपको इसका पूरा सारांश और गीत, कथन सब मिल जाएंगे, ठीक है। जिनको समझ नहीं आया है, कल समझ में आ जाएगा। ओके। हम्म। उपेंद्र नाथ अश्क की संक्षिप्त जीवनी। उपेंद्र नाथ अश्क जी का जन्म पंजाब के जलंधर नगर में 14 जनवरी 1910 को हुआ था। एक ब्राह्मण परिवार में उन्होंने लाहौर से कानून की परीक्षा उत्तीर्ण की। बाद में उन्होंने अध्यापन कार्य किया। अश्क जी ने अपना साहित्यिक लेखन उर्दू से शुरू किया था, किंतु बाद में वे हिंदी लेखक के रूप में जाने गए। 1932 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद की सलाह पर उन्होंने हिंदी में लिखना आरंभ किया। 1933 में अश्क जी का दूसरा कहानी संग्रह औरत और फितरत प्रकाशित हुआ, जिसकी भूमिका किसने लिखी थी? मुंशी प्रेमचंद ने जी ने लिखी थी, ठीक है। ये
इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उनका पहला काव्य संग्रह प्रातः प्रदीप 1938 में प्रकाशित हुआ। बंबई में रहते हुए उन्होंने फिल्मों की कई कहानियां, पटकथाएं, संवाद और गीत लिखे। उन्होंने 3 फिल्मों में भी काम किया है, किंतु चमक दमक वाली जिंदगी उन्हें रास नहीं आई, मीन्स उनको बॉलीवुड पसंद नहीं आया, इस वजह से उन्होंने छोड़ दिया वो। सितारों के खेल उनके जो उपन्यास हैं 1940, गिरती दीवारें 47, बड़ी बड़ी आंखें 55, ये सारे के सारे आपको याद रखने पड़ते जितनी भी इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। कैसे याद करनी है वो आप अभी देख लो, अभी से याद करना शुरू कर दो। पत्थर अल पत्थर 1957, गरम राख 1957, शहर में घूमता आईना 63, एक नन्ही कंदील 69, बांधो न नाव इस ठाम 74, इनका उपन्यास है बांधो न नाव इस ठाम, उपेंद्र नाथ अश्क का 1974 में, ठीक है। और एक कविता है बांधो न नाव इस ठाम बंधु, पता है किसकी कविता है? निमिषा 1980। कहानी संग्रह इनके अंकुर 1949, नासुर 1949, डाची कहानी इनकी 1949 में, पिंजरा 1949 में, गोखरू 1949 में, छींटे 1949 में, 70 श्रेष्ठ कहानियां 58, पलंग 1961, आकाशचारी 66, मुक्त, देशभक्त, कांगड़ा का तेली, टेबल लैंड, दाई के शाम की गीत, काले साहब, पिंजड़ा, आड़। नाटक है इनकी जय पराजय 1930, निराला, यस। स्वर्ग की झलक 1938, छठा बेटा 40, अलग अलग रास्ते, एक अलग अलग रास्ते हैं, एक अलग अलग बैतरणी है, ठीक है। तो ऐसे एक जैसी जो रचनाएं हैं उनको ध्यान देना। कैद 1945, उड़ान 1946, तकल्लुफ 1948, पैंतरे 52, अंजो दीदी जो हम अभी पढ़ने वाले हैं ये उनका 55 में है, अंधी गली 55, बड़े खिलाड़ी 67, भंवर आदि। एकांकी संग्रह देवताओं के छाया में चरवाहे, तूफान से पहले, कैद और उड़ान, अधिकार का रक्षक, स्वर्ग की झलक, साहब को जो काम है, जोंक बहुत इंपॉर्टेंट, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, सूखी डाली, भंवर, लक्ष्मी का स्वागत, पापी, बतासिया जीवन साथी, मतलब आंधी, अंधी गली, मुखड़ा बदल गया, चरवाहे, इनकी सारी रचना इंपॉर्टेंट है। आगे है काव्य। एक दिन आकाश ने कहा, प्रातः प्रदीप, दीप जलेगा, बरगद की बेटी और उर्मिया। संस्मरण है इसमें, मंटो मेरा दुश्मन, बहुत इंपॉर्टेंट, मंटो मेरा दुश्मन, फिल्मी जीवन की झलकियां, ज्यादा अपनी कम पर आई 1959, आलोचना, अन्वेषण की सहयात्रा, हिंदी कहानी, एक अंतरंग परिचय, आत्मकथा इनकी रेखाएं और चित्र 1955, मंटो मेरा दुश्मन 56 में, संस्मरण में भी है, आत्मकथा में भी है, भेंट वार्ता यानी कि साक्षात्कार, कहानी के इर्द गिर्द। अंजू दीदी नाटक के मुख्य बिंदुओं को देखते हैं। अंजू दीदी नाटक का प्रकाशन 1955 में हुआ था। इस अंक का इस नाटक का मंचन 30 जनवरी 1954 को बंबई हिंदी विद्यार्थी मंडल के द्वारा सेंट जेवियर कॉलेज में हुआ था। आगे है, ये नाटक 2 अंकों का नाटक है। दोनों अंकों में 3-3 दृश्य हैं। पहला अंक स्थान दिल्ली में अंजलि दीदी के बंगले की बैठक व खाने का कमरा, समय खाने के कमरे के मतलब कमरा है, और गर्मियों के दिन बताए गए हैं 1933 में, ठीक है। आगे है, दूसरे अंक का स्थान कहां पर है? दिल्ली में अंजलि दीदी का वहीं बैठक का स्थान व खाने का समय, खाने का कमरा 20 वर्ष बाद 1953 में सर्दियों का ही, पहले गर्मियों का दिन है और दूसरे अंक में सर्दियों का दिन है। 35 है या 55? 55 है भाई, 35 कहां पर लिखा है? 35 है, 35 इधर लिखा हुआ है ना, सॉरी 55 है, इधर लिखा हुआ है ना 55। 35 कहीं तो लिखा तो नहीं था, पीछे नहीं लिखा था ना, 55 ही लिखा है। 55। अब ठीक, चलो। अंजू दीदी नाटक का उद्देश्य, अंजू दीदी एक नायिका प्रधान नाटक है। अश्क जी की सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रौढ़ नाटक रीति है। यह नाटक पारिवारिक और मनोवैज्ञानिक है। उपकार की बुक पे विश्वास मत कीजिए, 55 ही आप उसको नोट कीजिए, ठीक है। इसमें यांत्रिक ढांचे में ढालने की प्रवृत्ति है। नारी के कठोर पारिवारिक नियंत्रण से परिवार विघटन की समस्या है इसमें। पात्र परिचय, अंजलि अंजू दीदी का नाम अंजलि है, प्रमुख पात्र है, ये लगभग 30 साल की है। श्रीपत अंजू दीदी का भाई है, 27-28 साल का लड़का है। इंद्र नारायण जो है वो अंजू दीदी का पति है, वकील है पेशे से और 38 से 40 वर्ष का है।
अनिमा जो है वो अंजू दीदी की सहेली है। नीरज अंजू दीदी का पुत्र है, 11 साल का है। मुन्नी जो है अंजू की नौकरानी है, 25 साल की, और राधु जो है वो नौकर है। दूसरे अंक के पात्र 20 वर्ष के बाद, है ना, 20 वर्ष का अंतर है दोनों में, ये ध्यान रखेंगे आप कि दोनों अंकों में 20 साल का अंतर है। तो 20 वर्ष के बाद ओमी नीरज की पत्नी अंजलि की बहू बन गई है, 20 साल के बाद ओमी। ठीक है। अन्नो जो है वो नीरज की मौसी है, और नजीर नीरज का दोस्त है। श्रीपत नीरज का मामा। चुन्नी सॉरी मुन्नी चपरासी इंद्र नारायण नीरज, नीरज की उम्र कितनी है, 31 साल। नीलम नीरज का नीरज का बेटा, 11 वर्ष। अंजू दीदी का मुख्य कथानक देखते हैं। अंजू दीदी नाटक के कथानक का अभिजात्य वर्ग के परिवार से संबंध है। नाटक की नायिका अंजू यानी कि अंजलि है, जिनको नाना जी ने गोद लिया था। उन्हें उनके नाना जी से ही जीवन को नियंत्रित और अनुशासित रखने के संस्कार मिले थे। ये संस्कार उन पर हमेशा हावी रहते थे। उनके चेहरे पर हमेशा अखंड अहम झलकता रहता था, मतलब कभी न टूटने वाला घमंड, अहंकार। उसने अपने जीवन के साथ परिवार के सभी सदस्यों, यहां तक कि नौकरों के जीवन को भी अनुशासित कर रखा था। समय की पाबंदी की सनक अंजलि पर इस कदर सवार थी कि मनुष्य की सहज जिंदगी को घड़ी की तरह नियंत्रित बना देती है। नाटक डाइनिंग कमरे से शुरू होता है। नाश्ते में देरी होने के कारण अंजू दीदी अपने काम करने वाली नौकरानी मुन्नी पर गुस्सा होती है। अंजू दीदी का कहना है कि जीवन एक महान गति है, प्रातः एवं संध्या उसकी सुइयां हैं जो नियमबद्ध होकर एक दूसरे के पीछे घूमती रहती हैं। वह अपनी सहेली अनिमा से बात करते समय कहती हैं, जिंदगी स्वयं एक महान घड़ी है, प्रातः संध्या उसकी सुइयां हैं, नियमबद्ध एक दूसरे के पीछे घूमती रहती हैं। तो मतलब पहले सुबह होती है फिर शाम होती है, तो ये दो उसकी सुइयां हैं जो मतलब नियमित रूप से घूमती हैं, है ना, एक दूसरे के पीछे घूमती है। मतलब जो टाइम है, समय है, वो कंटिन्यू चलने वाली एक प्रक्रिया है। मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में भी घड़ी, मेरा घर भी जो है वो घड़ी की तरह चले, हम सब उसके पुर्जे बन जाएं और नियम पूर्वक अपना अपना काम करते जाएं। सुबह बहुत बड़ा है नाटक, पढ़ लेते हैं पूरा या फिर छोड़ देते हैं ना, अनुशासन ही बताया गया है इसमें। हाँ चलें, इसको छोड़ देते हैं। इसके कुछ मतलब इसमें 3-4 ही स्लाइड्स हैं इसमें, इसके भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे और स्कंदगुप्त का भी जो हमारा बच गया है उसको हम कल की क्लास में देखेंगे। टाइम हो गया है तो फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। पढ़ लेंगे। पीडीएफ डाउनलोड कहाँ से होगा? पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर देख लेना, फाइल्स में जा करके, है ना, निकलवाना था, निकलवाना, चलो देख लेना। थैंक यू अंकिता। कुछ क्वेश्चन कीजिए। ओके ओके। हम्म, ठीक है, कल की क्लास में क्वेश्चंस करूंगी मैं आपसे, पढ़ करके आना जितना अभी तक पढ़ा है हमने, ठीक है। बाकी क्विज करते रहो और प्रीवियस ईयर पेपर्स अपने सॉल्व करते रहो, ठीक है। ओके, मोस्ट वेलकम, बाय बाय, टेक केयर।